हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेसन थ्री जो कि बायो का है और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव और जितना भी अच्छे ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। तो वार्थोलिन की ग्रंथि होती है हमारे पास चार ऑप्शन रहेंगे। पहला है बास डिफेंस के किनारों पर, दूसरा है योनि के किनारों पर, पक्षियों की पूंछ पर, या उभयचरों के सिर पर, या फिर उभयचरों के सिर पर। तो क्वेश्चन था वार्थोलिन की ग्रंथि होती है। तो वार्थोलिन की ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है योनि के किनारों पर होती है। क्या कहाँ होती है? योनि के किनारों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, योनि के किनारों पर। और इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो की लाभ वो उठा सके। और इस वीडियो में जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा। सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर सप्ताह होती है कहलाती है। मासिक चक्र की अवस्था जो कि 7 से 8 दिनों की सप्ताह होती है कहलाती है। पहला रजोधर्म, लुटियल प्रवस्था, अंडोसर्ग प्रवस्था, या फिर पुटकीय प्रवस्था। तो क्वेश्चन था मासिक चक्र की अवस्था जो कि 7 से 8 दिनों पर सप्ताह होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी? तो पुटकीय अवस्था कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? पुटकीय अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी पुटकीय अवस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में पार्ट वन में कुछ ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ, उसी से आगे मैं आज को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? पहला तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, या फिर कंकाल तंत्र। तो क्वेश्चन है कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं होता है? कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो वो होता है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। और वीडियो चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? किससे मोटाई में वृद्धि करती है? पहला है ऑक्सीटोसिन, ओस्ट्रोजन, एलएच, या रिलैक्सिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? तो वो करती है ओस्ट्रोजन से, ठीक है, ओस्ट्रोजन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? निम्न में से कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? इनमें से कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? पहला है यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, या फिर पैरामीशियम। तो क्वेश्चन था हमारे पास निम्न में से कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है यूग्लिना करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो पर आप लोग नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि महाबीजाणु मृत कोश में 10 गुणसूत्र हो तो यदि महाबीजाणु मृत कोश में 10 गुणसूत्र हो तो एलियोन परत में कितने गुण होंगे? तो पहला ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। 10, 15, 20, 25। तो पूछ रहा है कि यदि महाबीजाणु में 10 गुणसूत्र हो तो एलियोन परत में कितने गुण होंगे? तो वो होंगे 15। ऑप्शन नंबर बी 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी पौधे में जाति में प्रतिमुख कोसा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके
एलियन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके एलियन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो पहला ऑप्शन है 16, 24, 32, 8। 16, 24, 32, 8। तो क्वेश्चन है किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो उसके एलियन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो उसके एलियन के स्तर में क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 24। ऑप्शन नंबर बी 24 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरुषों से क्या संबंधित है, पुरुषों से क्या संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन रहे। पहला है मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, दूसरा है डिम वाहिका छेदन, तीसरा है शुक्र वाहिको छेदन, और तीसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुष से क्या संबंधित है, पुरुष से क्या संबंधित है। तो कौन से हो जाएंगे, तो शुक्र वाहिका, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएंगे ही, और यहाँ पे कहीं कहीं आपको दे देगा ब्रिसन। ठीक है, ब्रिसन ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बदल भी सकता है, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बदल सकता है, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में, यानी प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। पहला है निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ठीक है, निषेचन बाह्य होता है या फिर भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। सेकेंड नंबर निषेचन अंतः होता है, वह भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। ठीक है, थर्ड नंबर है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं। या फोर्थ ऑप्शन नंबर डी है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों बाह्य होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो कौन सी प्रतिक्रिया होगी, तो निषेचन बाह्य होता है, वो भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। निषेचन बाह्य होता है, वो भ्रूण का निर्माण कैसा होता है, अंदर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंध्याकरण की एक विधि है, बंध्याकरण की एक विधि कौन सी है। पहला है IUDCB, दूसरा है मध्यछद, शुक्रवाहिको के छद, और लूप या फिर लूप। तो क्वेश्चन है बंध्याकरण की एक विधि है, बंध्याकरण की एक विधि है, तो कौन सा हो जाएगा, शुक्रवाहिको के छद। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि पुरुष मेनसबंधी को क्या कहते हैं और महिला मेनसबंधी को क्या कहते हैं। तो पुरुष मेनसबंधी को क्या कहते हैं, तो वासेक्टोमी। ठीक है, पुरुष मेनसबंधी को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी, और महिला मेनसबंधी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, महिला मेनसबंधी को ट्यूबेक्टोमी या पुरुष मेनसबंधी को वासेक्टोमी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है, निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है। पहला ऑप्शन है कॉपर टी, दूसरा है मध्यछद, या फिर डेलकॉन चादर, या फिर लूप। तो क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है। तो कौन से हो जाएंगे, तो मध्यछद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस में गमन अत्यधिक घट जाता है, निम्न में से किस में गमन जो है वह अत्यधिक घट जाता है। पहला है एंजियोस्पर्मिया, दूसरा है शुक्राणुता, तीसरा है अल्प शुक्राणुता, या फिर ऑप्शन डी है वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना। ठीक है, तो इसमें कौन से हो जाएंगे, क्वेश्चन था निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है, निम्न में से किसमें गमन जो है वह अत्यधिक घट जाता है। तो वो हो जाता है वीर्य के शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता घट जाने के कारण। ठीक है, घट जाने के कारण, इसीलिए उसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिकी व कायिक दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है, 10 अध्ययन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिकी व कायिक दोष 10 अध्ययन किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए
एमियोसेंटेसिस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाती है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाती है? पहला लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या फिर आंतरिक निषेचन, या फिर आंतरिक निषेचन। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगी तो इनमें से वो क्या कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है? पहला ईस्ट में, पैरामीशियम में, पैरानीशियम में, इनमें से सभी। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? 21, 23, 44, 46। 21, 23, 44, 46। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो देखिए जोड़ा पूछेगा तो 23, ठीक है, और सीधे संख्या पूछे तो 46, और सीधे नर और मादा करे तो 46, ठीक है। तो जब भी जोड़ा पूछेगा तो 23 मारिएगा, और सीधे संख्या पूछे तो 46 मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंड प्रजनक है, अंड प्रजनक यानी कि 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन अंड प्रजनक है? पहला मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है अंड प्रजनक कौन है? तो अंड प्रजनक जो होंगे आएंगे पहला मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि तीनों के तीनों अंड प्रजनक है, अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित है, इनमें से कौन जो है वो द्विगुणित है? पहला है अंड, पराग, ए और बी दोनों, या फिर युग्मनज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो द्विगुणित है? तो युग्मनज जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहला एस्ट्रोजन, एलएच, एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड्रोजन के द्वारा होता है, न कि एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है। एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो, इनमें से कौन से 4 हार्मोन है? इनमें से कौन जो है मासिक चक्र से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एलएच, उसके बाद एफएसएच, इंस्ट्राडियोल, या फिर टीएसएच। तो क्वेश्चन बोला था हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो वो कौन सा होते हैं? तो वो होते हैं टीएसएच, ठीक है, टीएसएच, क्योंकि तीनों के तीनों संबंधित होते हैं, यही टीएसएच जो होते हैं वो संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितने दिनों में होती है? मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितने दिनों में होती है? पहला 200, 250, 260, या फिर 2705। तो क्वेश्चन है मनुष्य में गर्भधारण की अवधि जो होती है वो कितने दिनों की होती है, मतलब कितने दिनों में होती है? तो ये होती है आपकी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2705 नहीं, यहाँ पे 270 होगा, ठीक है, 270 होगा, यहाँ 2705 नहीं 270 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और यहाँ पे 270 होगा, ना कि 2705 होगा। 270 दिनों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर में क्या नहीं होता है? नर में क्या नहीं होता है? नर में क्या नहीं होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन था कि नर में क्या नहीं होता है, तो नर में जो होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड जो नहीं होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का कैल्वेज होता है? किस प्रकार का कैल्वेज होता है? यहाँ पे देखिए ह्यूमन फीमेल में पूछ रहा है, ठीक है, फीमेल में पूछ रहा है किस प्रकार का कैल्वेज होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक एवं समान, मोरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एवं असमान, और डिप्रोब्लास्टिक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ह्यूमन फीमेल में भ्रूण में किस प्रकार का कैल्वेज होता है? किस प्रकार का कैल्वेज होता है? तो किस प्रकार का कैल्वेज होता है? तो होलोब्लास्टिक एवं समान होते हैं, ठीक है, होलोब्लास्टिक एवं समान होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एवं
समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? कैप्सुलेशन, कंजक्शन, ओवुलेशन, ओविपोजिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोला है? फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ओवुलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी ओवुलेशन कहलाता है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? पहला ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, या फिर सर्टोली सेल, या फिर सर्टोली सेल। तो क्वेश्चन है किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? तो सर्टोली सेल से। ठीक है, सर्टोली सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृषण थैली किससे संबंधित है? वृषण थैली जो है वह किससे संबंधित है? अंडाशय से, यकृत से, वृषण से, या फिर वृकक से। तो नॉर्मली जब यह पूछ रहा है कि वृषण थैली जो है किससे संबंधित है, तो वृषण से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सहायक जनन ग्रंथि है? कौन सहायक जनन ग्रंथि है? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, या फिर सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सहायक जनन ग्रंथि है? कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि तीनों के तीनों जो है जनन ग्रंथि है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपर्स स्पर्मोजिन्स एक सेकंड क्वेश्चन है कॉपर्स स्पंजिशियम पेशी किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पहला वृषण, शीर्ष, अंडाशय, सीसन, अंडाशय, या फिर वृकक। सीसन, अंडाशय, या फिर वृकक। तो क्वेश्चन पूछा कॉपर्स स्पेनोगोसियम जो है पेशी वो किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सीसन में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है? भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण जो है किससे होता है? पहला ऑप्शन है एकोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, या फिर स्टीम सेल, या फिर स्ट्रीम सेल। तो क्वेश्चन है भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? तो किससे होते हैं? तो होते हैं स्ट्रीम सेल से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रीम सेल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृकक तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृकक तथा जनन अंग का निर्माण जो है वह किससे होता है? पहला ऑप्शन है एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म और एक्टोमीसोडर्म। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वृकक तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृकक तथा जनन अंग का निर्माण जो है वह किससे होता है? तो वो होता है मीसोडर्म से होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मीसोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टुनिका एल्बुमिना किसका अवकरण है? आवरण है। किसका आवरण है? किसका आवरण है? पहला सीसन, वृषण, अंडाशय, या फिर वृषण कोष, या फिर वृषण कोष। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टुनिका एल्बुमिना किसका आवरण है? किसका आवरण है? तो किसका आवरण है? तो वो है वृषण का आवरण है। ऑप्शन नंबर बी वृषण का आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सिल्टोरिस किसका समजात अंग है? सिल्टोरिस जो है किसका समजात अंग है? स्क्रोटम, सीसन, अंडाशय, वल्वा, या फिर वल्वा। तो क्वेश्चन है सिल्टोरिस जो है किसका समजात अंग होता है? तो ये किसका समजात अंग होता है? तो होता है सीसन का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्रोसोम पर, शुक्राणु शीर्ष पर, शुक्राणु की सतह पर, या फिर अंडाणु झिल्ली में, या फिर अंडाणु झिल्ली में। तो क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसमें होता है? किससे होता है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो है वह किससे होता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, पहला है प्लेसेंटा से, अंडाणु से, वृषण से, या फिर वृकक से, या फिर वृकक से। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो है वो किससे होता है? तो वो होता है प्लेसेंटा से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ होती है? पहला लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फेफड़ा में।
तो क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो वो होती है अंडकोश में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंडकोश में। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन, यहाँ पे गलती हो चुका है, यहाँ पे नर हार्मोन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नर हार्मोन नहीं, यहाँ पे मादा हार्मोन होगा, ठीक है, यहाँ पे मादा हार्मोन होगा। हार्मोन की उत्पत्ति क्या होती है? तो अंडकोश में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोसर्जन होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोसर्जन होता है। पहला, 2 अंडाणु का, 1 अंडाणु का, 2 से अधिक अंडाणु का, अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो क्वेश्चन था, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोसर्जन होता है। अंडोसर्जन होता है तो वो होता है 1 अंडाणु का, ठीक है, 1 अंडाणु का। ऑप्शन नंबर बी, 1 अंडाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्पांकित अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? अल्पांकित अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अंडाशय, वृषण, ग्राफिक पुटक या फिर कॉपर्स ल्यूटियम। तो निम्नलिखित में से कौन अल्पांकित अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो वो करता है कॉपर्स ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रोमेसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। प्राइमरी स्पर्मोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो उसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। उसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है जीवों की संख्या की वृद्धि के लिए। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर जीवन की नियंत्रणता बनाए रखने के लिए। तीसरा है अपनी जाति में जीवों को बनाए रखने के लिए। चौथा है ABC तीनों। तो क्वेश्चन था, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो जीवों में प्रजनन की क्रिया जो होती है वो सभी के लिए होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए होती है, क्योंकि जीवों की संख्या वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, ऑप्शन नंबर है इस्थमस, ठीक है। ऑप्शन